इस सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए, यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। डोनाल्ड ट्रंप you're a liar। आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहाँ भी कुछ लोग रो रहे हैं। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? हमारे देश में जो यंगस्टर्स हैं उन्हें खास पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, इसीलिए शायद हमारे नेतागण जो संसद में बैठे हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पॉलिटिक्स को और इंटरेस्टिंग कर दें, उसमें मिर्च मसाला लगा दें, उसे बिग बॉस लेवल तक ले आए। और पिछले 2 दिनों में संसद में हमें यही दिखने को मिला, गटर लेवल आर्ग्यूमेंट्स, गटर लेवल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपको बिग बॉस में रुचि है तो बहुत मजा आएगा आपको यह देखने के लिए, समझने के लिए कि पिछले 2 दिनों में संसद में क्या हुआ, क्योंकि जवाब तो आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, इन डेप्थ डिस्कशन आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। 100 दिन बाद, पहलगाम टेरर अटैक के करीबन 100 दिन बाद हमने सोचा चलो फाइनली डिबेट डिस्कशन हो रहा है, हमें कुछ चीजें मालूम चलेंगी। पहलगाम अटैक के पीछे क्या एक षड्यंत्र था, पहलगाम अटैक हुआ कैसे, क्या हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो डायनामिक्स थी वो क्या थी और कैसे इसको सडनली एक सीज फायर कर दिया गया। लेकिन डेवलपमेंट बोले तो हमें सिर्फ एक ही डिटेल चीज मालूम चली कि भाई 3 टेररिस्ट जो हैं पहलगाम अटैकर्स में, अब गृह मंत्री ने आकर पुष्टि की है कि भाई वो मार दिए गए हैं। अब कैसे मार दिए गए, कैसे ट्रैक कर दिए गए, उसके बारे में हमें मालूम नहीं, लेकिन अभी हमें सिर्फ गृह मंत्री की बात माननी पड़ेगी कि उनके पास पाकिस्तानी वोटर आईडीज थे, पाकिस्तानी चॉकलेट्स थे। अब वो क्यों थे ये तो गृह मंत्री जानते हैं। लेकिन अमेरिका का क्या रोल था पूरे सीज फायर में? हमने सीज फायर इतनी जल्दी किया क्यों जब हम जीत रहे थे? किस तरीके का डैमेज हुआ हमारे तरफ और पाकिस्तान की तरफ, उसकी पुष्टि। और अब हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और प्रधानमंत्री ने फिर से बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है? और इस पूरे दुर्घटना की, पहलगाम की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब हमें नहीं मिला हमें बस ये कि विपक्ष की तरफ से ढेर सारे सवाल और सरकार की तरफ से ढेर सारा पर्सनल अटैक, कि कांग्रेस रिमोट कंट्रोल है पाकिस्तान का, कि कांग्रेस टेररिस्ट की भाषा बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने बेसिकली पर्सनल अटैक को छोड़कर कोई भी डिटेल्ड डेलिब्रेशन डिस्कशन नहीं किया और यही एक स्ट्रेटजी रही जहां तक सरकार की बात है। आइए जल्दी से देखते हैं कि पिछले 2 दिनों में क्या हुआ संसद में और क्यों हमें इस बात को सोचना होगा कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स का लेवल कितना छिछोरा हो गया है। मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री के शब्द बता रहा हूं। उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। राजनाथ सिंह सबसे पहले आते हैं ओपनर के तौर पर और ऑपोजिशन को कहना शुरू करते हैं कि उन्हें प्रश्न पूछने का हक है, लेकिन ऐसे बस प्रश्न पूछिए जिसके जवाब हम देना चाहते हैं। हम तय करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न होने चाहिए, किस तरीके का नैरेटिव होना चाहिए। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे राजा। तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। राजनाथ जी, ये हम नहीं पूछना चाहते हैं कि हमने उनके कितने एयरक्राफ्ट गिराए, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा एक मुश्किल सवाल हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या हमें क्लैरिफिकेशन मिल सकता है, क्योंकि हम कभी भी अपने लॉसेस छुपाते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमने उनके फाइटर बेसिस पर अटैक किया, हमारे ब्रह्मोस ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन हमें क्या क्षति मिली और हमें क्या लर्निंग्स हैं और किस चीज के बारे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्या उसके बारे में आप बात नहीं करोगे? ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है,
बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। जिसने भी ये सवाल किया, जो भी जेट्स के तरफ गया, उसको बस यही बोला गया कि आप इतना एंटी नेशनल क्यों बन रहे हो, आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हो, आप टेररिस्ट का साथ क्यों ले रहे हो। इस बात पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ पूरे 2 दिनों में कि हमारे पास न 5th जनरेशन फाइटर है, 6th जनरेशन तो भूल जाइए, और किस तरीके से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इसके बारे में सरकार ने एक लफ्ज भी ना बोला, चाइना का तो नाम भी ना लिया। तो चाहे ऑपरेशन पराक्रम हो, चाहे कारगिल हो, हमने वहां भी रेड लाइन सेट की थी और वहां हमारे भी लॉसेस हुई थी, कभी हमने वो शहादत को छुपाने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहां क्या हुआ हम बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो विपक्ष ने पूछने की कोशिश की कि अगर आप युद्ध जीत रहे थे, अगर आप जंग जीत रहे थे, अगर आपके मिसाइल्स ने इतना एग्रेसिव स्ट्राइक कर दिया था, तो आपने इतनी जल्दीबाजी में क्यों सीज फायर पर अग्री कर दिया? क्या जरूरत थी? किसका प्रेशर था? याद रखिए, आप ही ने बोला था, आप ही के मंत्रियों ने बोला था कि भाई अगर मोदी सरकार फिर से पावर में आ जाती है तो पीओके तो हमारा होगा, तो फिर क्यों नहीं लिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? विपक्ष का आक्रामक रूप पहले ही समझ में आ रहा था, पहले ही दिन, पहले ही स्पीच में समझ आ रहा था, जब राजनाथ सिंह को टोकते हुए राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा कि अगर पाकिस्तान गुहार लगा रहा था, अगर पाकिस्तान भीख मांग रहा था कि युद्ध विराम कर दो, तो आप माने क्यों? और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की, आप रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। जैसा जैसा डिबेट आगे बढ़ता रहा, वैसा वैसा माहौल और गर्माता रहा। इस सवाल को बार बार विपक्ष ने पूछने की कोशिश की कि आप हमें साफ साफ तरीके से बताइए कि किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा था। अगर पाकिस्तान अपने घुटनों पर था तो सीज फायर क्यों? सभी वक्तव्यों में कहा गया कि पाकिस्तान घुटनों पे था। आप ही कह रहे हैं अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? विपक्ष की तरफ से ओपनिंग की गौरव गोगोई ने और सीधा कॉल आउट किया डिफेंस मिनिस्टर के एम्प्टी स्पीच को। कहा कि जो कोर मुद्दे हैं, जो आतंकी पहलगाम के अंदर घुस आए, 26 लोगों को मार दिए, वो आए कैसे, उसका जवाब तो राजनाथ सिंह ने देने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। अपेक्षा बहुत की थी कि पहलगाम का उजागर होगा। आदरणीय गृह मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैतिक जिम्मेवारी लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे कि क्यों उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, जो अंतिम अंजाम था, हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे। लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, लेकिन एक चीज तो बिगिनिंग में ही साफ हो गया था कि कोई इन्वेस्टिगेशन इस बात पर नहीं हुई है या इस बात पर क्लैरिफिकेशन नहीं मिली कि ये जो अटैक हुआ, ये फेलियर पॉइंट कहां था, पॉसिबल कैसे हो पाया, इतने अंदर कैसे घुसाए आतंकवादी, उसके बारे में आप सवाल नहीं पूछ सकते हो, ना आपको जवाब मिलेगा। एक तो घुसपैठ कैसे हुई, इस मामले के अंदर जांच होनी, आखिर घुसपैठ कैसे हुई, उसकी जांच क्या रही। ऐसा नहीं हो गया यार सब कुछ ठीक है, भाषण दिया चलते, पर देश जानना चाहता है। और अभी सोशल मीडिया का जमाना, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। फिर आता है वो सवाल जिससे सरकार पर्सनली काफी आहत होती है कि क्या हो गया था, कौन सा प्रेशर आ गया था अमेरिका से, जिससे हमें ऑपरेशन सिंदूर पर एक कॉमा लगाना पड़ा, एक पॉज लगाना पड़ा। প্রধানমন্ত্রী জি, আপনি কেন একবার
Why once you have not posted in the X-handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not show your courage to that extent. The moment you stand in front of the American President, your height is reduced to 5 feet and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? याद रखिए, ये सारी चीजें सिर्फ डे 1 ऑफ द डिबेट में हो रही थी, लोकसभा में हो रही थी, माहौल अभी गर्मा रहा था। अभी तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का बोलना बाकी था। लेकिन जब इतनी हैवी ड्यूटी फायरिंग चल रही थी तो ऑब्वियसली फिर फॉरेन मिनिस्टर को आना पड़ा, एस जयशंकर को आना पड़ा, इस बात को संसद के सामने रखना पड़ा, या रखने की कोशिश जरूर की गई कि अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डिस्कशन नहीं हुआ था, हम किसी दबाव के अंडर नहीं आए थे, हमने खुद ही पाकिस्तान के साथ बायलैटरल तरीके से इसको पॉज किया था। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump. लेकिन एस जयशंकर जी को याद दिलाया गया कि ये रील्स यहां नहीं बन रही है। संसद में सवाल ये जरूर उठेगा कि ऐसा क्यों है कि 26-28 बार हर दूसरे दिन ट्रंप ये बार बार बोलते रहते हैं कि उन्होंने ये युद्ध रुकवाया था, न्यूक्लियर वॉर रुकवाया था और ट्रेड का लालच देकर रुकवाया था। ट्रंप ने 26 से 27 बार ट्वीट किया, क्या उसका जवाब हमने दिया? आज तक उसका जवाब नहीं दिया। हम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करा रहे हैं, हम डियर डोनाल्ड ट्रंप करके गले लगा रहे हैं, और वो हमारा पाकिस्तान का जो हमारा देश दुश्मन है हसीम मुनीर को बुला के लंच करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को डिफेंड नहीं कर पा रही थी कि क्या ये डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है। अरे हमें तो इसको बायलैटरली सुलझाना था, अमेरिका कैसे उलझ गया और इंडिया पाकिस्तान इक्वल लेवल पर कैसे आ गया? पाकिस्तान को हाल ही में IMF द्वारा $2 अरब से अधिक की सहायता राशि दी गई है। क्या भारत ने औपचारिक रूप से IMF और अन्य वैश्विक संस्थाओं के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है? क्या सरकार ने जांचा है कि IMF या अन्य विदेशी मदद का कोई हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग तो नहीं हो रहा है? पहले दिन से ही विपक्ष का आक्रामक रूप देखकर सरकार काफी तिलबिलाई थी। अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, किस तरीके से बचाव करने आते हैं जयशंकर जी का और कहते हैं अपनी ही मंत्री का बात नहीं मानोगे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। अमित शाह जी, हमारे और आपके मानने की बात नहीं है, सवाल यह है कि दुनिया अब क्या बात मान रही है और क्या समझ रही है। क्योंकि टॉन्ट जयशंकर को विपक्ष नहीं कर रही है, खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, 56 बार कर रहे हैं, रोज रोज कर रहे हैं। जब आपका डिस्कशन चल रहा था संसद में, उसके बीच में इंटरनेशनल मीडिया के सामने फिर से यह बोल दिया कि मैंने ये युद्ध रुकवाया था और मैंने ट्रेड के वजह से इंडिया को बोला था कि ये वॉर रोको, नहीं तो तुम्हारे साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा। I think a very big one was India and Pakistan, because you're talking about two nuclear nations. That was a very big one. But leaders of Pakistan and India I know very well. And they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. I say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal, they need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैटर कितना गरमाया हुआ था संसद में। बॉडी लैंग्वेज देखकर भी आप समझ सकते हो, शब्दों का प्रयोग तो खैर और भी बदतर होने वाला था। लेकिन कंगना ने इस पूरे डिबेट में भाग नहीं लिया, लेकिन कंगना की कमी हमें महसूस नहीं हुई। शांभवी चौधरी ने कंगना की कमी पूरी की, थोड़ा सा हमें हंसा भी दिया। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। अब शांभवी की भी क्या गलती है इसमें? यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, बेचारी भूल गई थी कि 2001 में कांग्रेस पावर में नहीं थी, खुद बीजेपी पावर में थी, जिसकी एलाई उसकी पार्टी है। लेकिन ऐसे तेजस्वी स्टेटमेंट्स और भी आते हैं, हमारे तेजस्वी जी भी। अब झूठ बोलने में क्या जाता है, मीडिया में तो बोल ही देते हैं, सोशल मीडिया पे बोल ही देते हैं, संसद में भी बोल देते हैं कि भैया देखिए बीजेपी सरकार से पहले सारी सरकारें फेल थी, कुछ नहीं किया था, हमेशा हार जाती थी, सरेंडर कर देती थी पाकिस्तान के सामने। And all of what is today known as Pak-occupied Kashmir was in our control. But it was this Congress party and its leadership of that time that surrendered all of Pak-occupied Kashmir. What military achievement we had
gain we squandered on the diplomatic table. 1965 में भी वही हुई, 1971 में भी वही हुई। तेजस्वी सूर्या के तेजस्वी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नॉलेज को फिर से थोड़ा फैक्ट चेक करने के लिए सुप्रिया सूले को फिर आना पड़ा और थोड़ा सा इतिहास का पाठ पढ़ाना पड़ा। Indo-Pak War, the first time we won. Operation Polo 1948, Hyderabad into Indian Union, September 1948, is a success of the Indian Army. Operation Vijay 1961, Goa, Diu, Daman, military operation led to the liberation of the Portuguese enclaves, completing India's territorial integration. December 1961, Indo-Pakistan War 1965, successfully defended Indian borders, preventing Pakistan from achieving its strategic objectives. August-September 1965, Bangladesh liberation and Indo-Pakistan War 1971, a decisive victory of Indian Army along Mukti Bahini, liberated in Bangladesh in 13 days, leading to surrender 90,000 Pakistani troops, March 1991. This Tejasvi Surya इतिहास खुद पढ़ा नहीं होता तो ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बकवास ही हुआ था। इस डिबेट में कुछ हाई कैलिबर पॉइंट्स भी रखे गए। ओवैसी साहब ने एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठाया अकाउंटेबिलिटी का, कि हम आज के डेट में क्रिकेट खेल रहे हैं। वैसे देशभक्त पे हम ये नहीं कहते हैं कि जिंदगी भर बैन रहना चाहिए, लेकिन आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि एक तरफ आप कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, सवाल नहीं पूछ सकते हो जेट गिरे थे या नहीं गिरे थे, और दूसरी तरफ आप दिलजीत दोसांझ को गद्दार कहते हो, मूवी में आ गया। लेकिन जहां आई बात बीसीसीआई की, पैसे की और क्रिकेट की, तब पाकिस्तान के साथ गेम खेलना बिल्कुल ठीक है। ये तो हिपोक्रेसी की सीमा प्रो मैक्स हो गई भाई। किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? कभी कभी हमें भी लगता है कि हम कितने गधे बनने को तैयार हैं। कल जिस पाकिस्तानियों को हम मारकाट करने के लिए तैयार थे, देश से बाहर खदेड़ने के लिए तैयार थे, उन्हें हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं आने के लिए नहीं तैयार थे, आज हम उनके साथ क्रिकेट खेल लेंगे, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मोल्ड करना, ओपिनियन शेप करना कितना आसान हो गया है। क्या हम कॉकरोच से भी बदतर हो गए हैं? और दूसरी चीज, जो फाइटर जेट्स की बात है, वो फिर से ओवैसी साहब ने उठाया कि हमने कल भी बाय द वे अपने एपिसोड में इस बात को दिखाया था कि कैसे MiG-21 अब जो रिटायर हो रहा है, तो हमारी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, अब वो पाकिस्तान के आसपास चली जा रही है। तो अगर हम विश्वगुरु हैं तो हम क्यों नहीं फाइटर्स ला पा रहे हैं? क्यों हम पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस नहीं ला पा रहे हैं? ये कुछ अहम सवाल हैं जिस पर अनफॉर्चुनेटली पूरा डिबेट फोकस नहीं कर पाया। हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है। 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 है, चीन के पास 50 से ज्यादा है। 6-11 साल से आप सरकार में है, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम, FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्वगुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए। सरकार को बहुत सारे सवालों का जवाब देना था, लेकिन सरकार का जो रवैया था उसको देखकर तो लग रहा था कि रेजिग्नेशन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भूल जाओ, हम आपको जवाब भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एटीट्यूड तो यही रहेगा कि तुम लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। यह देख लीजिए एटीट्यूड होम मिनिस्टर का, जब अखिलेश यादव उनसे थोड़ा भीड़ पड़े। अखिलेश जी भेज जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। भाई वाह, गृह मंत्री का एटीट्यूड तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बस कल ही हाथ से लेकर आए हैं और उसी का जश्न बन रहा है। अमित शाह का जो एरोगेंस है, उसकी एक वजह यह थी कि उनका मानना है कि भैया जो 3 आतंकवादी थे, 4 में से उनको मार गिराया गया है। जिस समय यह बस डिबेट शुरू हुआ था, उसी समय एक ऑपरेशन हुआ जिससे पहलगाम में इन्वॉल्व ये आतंकवादी जो हैं वो मारे गए। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था,
ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। अब देखिए, ये पूरे डिटेल्स तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ऐन मौके पर ये पूरा इंफॉर्मेशन आया कि ये आतंकवादी मार दिए गए हैं। लेकिन आतंकवादियों के साथ साथ नेहरू जी भी डिबेट में आ चुके थे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीएमके लीडर कनिमोड़ी ने भी बीजेपी पर एक निशाना साधा। कहा कि भाई गृह मंत्री जी, पंडित नेहरू को तो आप ज्यादा याद करते हो, कांग्रेस भी इतना याद नहीं करती होगी। I don't think even the Congress people remember Jawaharlal Nehru ji as much as you do. All over the world, young people are finding out and wanting to know more about Jawaharlal Nehru ji because, you know, a person who had such power to change history, to do everything, and imagine having such kind of power till today, even you, whatever mistakes you commit is because of him. उधर अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा ये जो इनकाउंटर हुआ है ये इतने सटीक समय पर क्यों हुआ था? अगर इतनी आपके पास टेक्नोलॉजी थी तो ऐसा क्यों हुआ कि 100 दिन के बाद ही आपने इनको एलिमिनेट किया? आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अखिलेश यादव के साथ आप सहमत हो या ना हो, लेकिन एक बात तो है, अगर यही संसदीय कार्यवाही 1-2 महीने पहले कर देते तो टेररिस्ट पहले ही मर जाते। 100 दिन आपने इनको जीने दिया, चलिए कोई बात नहीं। उधर अकाउंटेबिलिटी की बात तो अभी तक किसी ने नहीं की। तो दूसरे दिन इस पर काफी चर्चा हुई जब प्रियंका गांधी ने भी आकर यह सवाल सीधा पूछा कि भाई ये बताइए कि अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आप कहते हो कि हमारे टाइम पर 26/11 हुआ था, तो हमारे टाइम पर तो सीएम से लेकर होम मिनिस्टर सबने रिजाइन किया था। आप लोग में से किसने किया? कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। बड़े दुख की बात है कि अभी भी इतने सारे टेरर अटैक के बाद भी किसी ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आया है। और हमने ना लेसन सीखे हैं। हम सोचते हैं हर बार अटैक कर देंगे और लोग सारी चीजें भूल जाएंगे, लेकिन जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एक टेरर अटैक के बाद, वो आज तक किसी ने नहीं ली। लेकिन एक चीज जरूर हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, छिछोरापन। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के शब्द है, छिछोरापन और छिछोरा लॉजिक हमें बहुत बार देखने को मिला। अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर बरस पड़े, कहा कि एलओपी नहीं, उन्हें एलओबी अब बन जाना चाहिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ भारत। क्योंकि यही पूरा एक फ्लोर स्ट्रेटजी था बीजेपी का कि भैया सवाल सरकार पर जो उठ रहा है वो भारत के खिलाफ उठ रहा है, सरकार पर जो सवाल उठ रहा है वो आर्मी के खिलाफ उठ रहा है, और जो सवाल उठा रहा है वो पाकिस्तानी है। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओबी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है, और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। वैसे इस छिछोरे लॉजिक से अगर देखा जाए तो एलओबी का मतलब लीडर ऑफ भारत भी हो सकता है। लेकिन द पॉइंट इज कि यार राहुल गांधी को तो इतने चीजों पे आप लपेट सकते हो, यहां राहुल गांधी को गाली बककर आपको क्या मिलेगा? देश और सिक्योर तो नहीं हो जाएगा। वैसे जब राहुल गांधी की बारी आई, फाइनल मोमेंट्स, फाइनल आवर्स ऑफ द डिबेट में, तो उन्होंने भी पूरा मोर्चा खोल डाला। एक अहम सवाल यह पूछा कि अगर हम विश्वगुरु हैं, अगर हमारी ऐंठ है, तो ऐसा कैसे हो गया कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट नहीं कर पाए? पाकिस्तान का तो जो स्टेचर है इस पूरे ऑपरेशन के बाद और भी बढ़ गया। द मैन बिहाइंड पहलगाम is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything.
Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Muni to his office? राहुल गांधी का दूसरा बड़ा अटैक कि क्यों इंटरनेशनली अगर हमारी इतनी ऐठ है, चलो यूएसए छोड़ दो, इंटरनेशनली अगर हमारी इतनी ऐठ है तो वेस्टर्न कंट्रीज छोड़ो, किसी पड़ोसी मुल्क ने तक पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, कंडेम नहीं किया नाम लेकर। कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान। Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. एंड नंबर 3, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को सीधा टारगेट करते हुए कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार चाइना का नाम तक नहीं लेना चाहती है, ये नहीं मानती है कि पाकिस्तान सिर्फ ये सब कर पा रहा है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान अब एक वन फ्रंट हो गए हैं। In his entire discussion yesterday of 1 hour, the defense minister did not say the word China. This explains it. And let me read the quote from the External Affairs Minister. They, China, are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, am I going to pick a fight with the bigger economy? It is not a question of being reactionary. It is a question of common sense. Meaning he is scared. And this is the point. The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. और पारी को समाप्त करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आए, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया, अपनी ही एक पूरी अलग लाइन ऑफ स्पीच खोल डाली। और उसमें एक चीज जो, और हम इस बात से सहमत भी हैं कि इंडिया ने एक नया रेड लाइन क्रिएट किया है पाकिस्तान के साथ कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम भी पाकिस्तान में लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देकर के रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। इस बात से देशभक्त पर भी हम डे 1 से सहमत हैं कि हमने एक नया रेड लाइन क्रिएट किया है कि अगर हमारे ऊपर टेरर अटैक होता है तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन सवाल तब भी उठता है कि भाई हमने कब से अपने लॉसेस के बारे में बातचीत करना बंद कर दिया है, और दूसरा सवाल कि भाई हमने सीजफायर क्यों किया। इन चीजों पर तो जवाब नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री ने काफी डिटेल में बताया कि किस तरीके से इंडिया रॉक्ड, पाकिस्तान गॉट शॉक्ड, और किस तरीके से हमने उन पर ऐसा अटैक किया कि पाकिस्तान भीख मांग रहा था कि अब बस हमला रोक दो। पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। नरेंद्र मोदी का कहना है कि पाकिस्तान हमसे भीख मांग रहा था, हमने अमेरिका की एक बात भी ना सुनी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बार बार उन्हें फोन कर रहे थे, लेकिन वो काफी बिजी थे वाइस प्रेसिडेंट का फोन लेने के लिए। फिर बाद में उन्होंने कॉल किया और कहा कि नहीं, हम तो वही करेंगे जो हमारे लिए सही है, हम पाकिस्तान से नहीं डरेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया, वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। नरेंद्र मोदी ने यह बात भी साफ कर दी संसद में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है, जवाबी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं लिया और ना ही चाइना का नाम एक बार भी लिया सरकार ने। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही बड़ी दुविधा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, और दूसरी तरफ हम क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं, यह बात समझ में नहीं आया। कैसे सीज फायर हुआ, उसके डिटेल्स क्या है, अगर
हम जीत रहे थे तो हमने सीज फायर क्यों किया, इसका जवाब भी नहीं मिला। कितना डैमेज हुआ था, फाइटर्स की बात हम क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसका जवाब भी नहीं मिला। हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, ना इसका जवाब मिला, ना कि इसका जवाब मिला कि वो जो टेररिस्ट थे वो अंदर कैसे आए, किसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिक्योरिटी फेलियर कैसे हो गया, और ना चाइना के रोल का कोई भी और डिस्कशन सरकार करना चाहती है कि कैसे रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस दी गई थी पाकिस्तान को। ऑपोजिशन ने अपना एग्रेसिव रूप तो दिखाया, लेकिन यह मत सोचिएगा कि इससे कुछ बदलेगा, क्योंकि सरकार ने अपनी सोशल मीडिया टीम, अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया को लगा के रखा है नैरेटिव को चेंज करने के लिए। और बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखोगे कि कैसे सरकार की बाइट्स और सरकार का जो कहना है वही सिर्फ आपको नजर आएगा। काम ऑपोजिशन को यह करना होगा कि जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें बार बार पूछकर सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा। इस बात से डिसोसिएट करना होगा कि सरकार से सवाल पूछना पाकिस्तान की बाणी बोलना नहीं है, क्योंकि आज पाकिस्तान की डीप स्टेट जो है वो हंस रही होगी। क्योंकि अगर उसका काम था हमें बांटना, अगर उसका काम था कि हमारे पॉलिटिक्स को कमजोर करना, तो वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ सरकार इसे एज अ ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट डिबेट ले ही नहीं रही है। सरकार का नजरिया है कि जो हमसे सवाल करेगा वो पाकिस्तानी है, और दूसरी तरफ सरकार खुद भी एकदम ओके है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं। याद रखिए, अगर आप सवाल नहीं करोगे तो फिर देश और भी ज्यादा संकट पर जाएगा। इस बार ये जो ऑपरेशन हुआ है, सरकार की मंशा भले ही सही हो, लेकिन हमें कुछ लेसन्स लेने की जरूरत है, जो कि सीडीएस ने भी कहा कि हमारे फोर्सेस से गलतियां हुई थी, हमने रिकैलिब्रेट किया, फिर हमने पाकिस्तान पर अटैक किया। लेकिन याद रखिए, जैसा वन फ्रंट वॉर बन रहा है और जिस तरीके से आर्म्स, एमिनेशन, रियल टाइम सपोर्ट चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, हमारे लिए दिक्कतें और भी बढ़ रही हैं। लेकिन अगर अभी भी हम अपना ढिंढोरा पीटकर बोलते रहेंगे कि सब कुछ चंगा सी है और हमने सबको सबक सिखा दिया और हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे वेपन सिस्टम्स एब्सोल्युटली एडिक्वेट हैं, तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि संकट की घड़ी बहुत जल्द फिर से वापस आ सकती है।